ईडी का सुबह सुबह छापा, 206 करोड़ जब्त, नेता फूट फूट करोड़। ईडी एक बार फिर एक्टिव मोड में आई तो हड़कंप मच गया। नेता फूट फूट करोड़ भी और हाथ जोड़ गिड़गिड़ाए भी, लेकिन ईडी नहीं मानी, क्योंकि नेता साहब के काले कारनामों का जो कच्चा चिट्ठा खुला था, और तो और नेताओं के अलावा कई ऐसी कंपनियों का भी कच्चा चिट्ठा खुला है, जिसके बाद 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि 206 करोड़ तक की संपत्तियों की कुर्की कर ली गई, क्योंकि 14,000 से ज्यादा परिवारों की जिंदगी भर की कमाई को लूटा गया, जिसकी एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। चलिए करते हैं शुरुआत और बताते हैं आपको कि कैसे 14,000 परिवारों की कमाई को लूट लिया गया, जिसके बाद ईडी का एक्शन हुआ। फिर आपको बताएंगे वो कौन से नेता हैं जो छापे के बाद फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल अपना घर होने का सपना हर इंसान देखता है, लेकिन जब यह सपना किसी धोखाधड़ी की भेंट चढ़ जाए तो दर्द बयां कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा छापा इसलिए पड़ा तो हड़कंप मचा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, और जब कार्रवाई की तो कई बड़े नामों का खुलासा हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के इस बड़े खेल का पर्दाफाश करते हुए एजेंसी ने कंपनी की 206 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि उन 14,000 से ज्यादा परिवारों का है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस उम्मीद में लगा दी कि उन्हें सिर छुपाने की छत मिलेगी, लेकिन बदले में उन्हें मिले सिर्फ लंबे इंतजार और अधूरे वादे। कहां और क्या हुई कार्रवाई? ईडी की यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002 के सख्त प्रावधानों के तहत की गई है। अटैच की गई संपत्तियों में हरियाणा के कमसपुर और सोनीपत की बेशकीमती जमीनें और कॉमर्शियल यूनिट शामिल हैं। जब्त जमीन का रकबा करीब 8.3 एकड़। संपत्ति की लोकेशन सोनीपत और कमसपुर यानी हरियाणा में। कुल जब्त वैल्यू यानी कुल 260 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हो चुकी है। हालांकि इस मामले में कई गिरफ्तारियां और एफआईआर भी हो चुकी हैं। 26 एफआईआर और 14,000 शिकायत। इस पूरी जांच की नींव दिल्ली पुलिस और उसकी आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई। 26 एफआईआर भी की गई है। जांच में जो सच सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। कंपनी ने साल 2005 से 2014 के बीच सोनीपत में 23 अलग अलग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। इन प्रोजेक्ट के नाम पर कंपनी ने 14,105 ग्राहकों से बुकिंग के तौर पर 4,619 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी भरकम राशि वसूली। इसमें से कई खरीदार ऐसे हैं जो पिछले 18 साल से अपने घर की चाबी मिलने का इंतजार कर रहे थे। हालात ये हैं कि 4 प्रोजेक्ट को तो अब तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तक नहीं मिला है, जबकि पार्क स्ट्रीट जैसा बड़ा प्रोजेक्ट आज भी अधूरा पड़ा है। कैसे हुआ फंड का हेरफेर? ईडी की जांच में सबसे बड़ा खुलासा फंड के इस्तेमाल को लेकर हुआ है। नियमानुसार होम बायर्स से लिया गया पैसा उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगाया जाना चाहिए, लेकिन टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ने कुछ और ही खेल रचा। पैसों का ट्रांसफर। कंपनी ने खरीदारों से मिले करोड़ों रुपए अपनी सब्सिडियरी और जमीन मालिक कंपनियों को एडवांस के तौर पर भेज दिए। कर्ज से मुक्त। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी ने प्रोजेक्ट बनाने के बजाय अपने पुराने लोन चुकाने के लिए किया। गलत निवेश। फंड को दूसरे निवेशों में डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे प्रोजेक्ट का काम लटक गया। अब आगे क्या होगा? ये ईडी की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले भी एजेंसी ने 45 करोड़ से ज्यादा रुपए की संपत्ति जब्त की थी। अब इस प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर को पीएमएलए की विशेष अदालत के सामने पेश किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है। दिल्ली एनसीआर के कई और बड़े डेवलपर्स भी अब जांच एजेंसी के रडार पर हैं। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नामों पर गाज गिर सकती है। आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में भी ईडी का एक्शन। अब बात उस नेता की जो शराब घोटाले में फंसे तो ईडी के एक्शन के बाद फूट फूट कर रोने लगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंध्र प्रदेश के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने 441 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अटैच की है। जांच में आरोप है कि पिछली सरकार के दौरान शराब खरीद और सप्लाई सिस्टम में हेरफेर कर हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई।
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक अटैच की गई संपत्तियों में बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, जमीन और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं। ये संपत्तियां मुख्य आरोपी केसी रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की हैं। इसके अलावा दूसरे आरोपियों की संपत्तियां भी शामिल हैं। इसमें बुनेटी, चाणक्य, उनसे जुड़ी कंपनियों, डोन फिरेड्डी, वासुदेव रेड्डी, उनके रिश्तेदारों और उनसे संबद्ध संस्थाओं की संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। यह कथित घोटाला उस समय का है जब राज्य में वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी। उस समय शराब दुकानों पर नियंत्रण करके लूट की गई थी। केसी रेड्डी, राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के शासनकाल यानी 2019 से 2024 के दौरान एक प्रमुख आईटी सलाहकार थे। उन पर आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। जांच एजेंसी का आरोप है कि साल 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए रिटेल शराब दुकानों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसके बाद एक आपराधिक साजिश के तहत ऑटोमेटेड सिस्टम को जानबूझकर बंद कर दिया गया। उसकी जगह मैनुअल सिस्टम लागू किया गया। इस बदलाव के बाद अधिकारियों को सप्लाई ऑर्डर जारी करने की भी पूरी छूट मिल गई। ईडी के मुताबिक इस मैनुअल सिस्टम का इस्तेमाल शराब के कई जाने माने ब्रांड के साथ भेदभाव करने के लिए किया गया। कुछ ब्रांड को जानबूझकर बाजार से हटा दिया गया था। इस मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने लगातार इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। पार्टी का कहना है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जांच एजेंसी ने आंध्र प्रदेश पुलिस की एसआईटी की शिकायत के आधार पर इस मामले में सितंबर 2025 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए 2002 के तहत दर्ज किया गया। ईडी का आरोप है कि केसी रेड्डी, राजेश्वर रेड्डी ने शराब सिंडिकेट के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर राज्य में शराब की खरीद और वितरण से जुड़े पूरे सिस्टम को नियंत्रित किया। इसमें एपीएसबीसीएल की खरीद प्रक्रिया में हेरफेर शामिल रही। जांच में दावा किया गया कि इस घोटाले के जरिए हासिल की गई रकम को बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छिपाया गया और सिंडिकेट के सदस्यों के बीच बांट दिया गया कि राजशेखर रेड्डी ने पुनेटी चाणक्य, मुप्पिड़ी अविनाश रेड्डी, तुकेकुला ईश्वर किरण कुमार रेड्डी, पहला दिलीप, सैफ अहमद के साथ मिलकर करीब 3500 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। जांच एजेंसी मामले में क्या क्या कह रही है, यानी जांच एजेंसी ने मामले में क्या क्या कहा। जांच एजेंसी की तरफ से मामले में पूरी जानकारी दी गई है। आरोपियों ने कई डिस्टिलरी पर नियंत्रण स्थापित किया, उन्हें अपने प्रभाव में लिया, बड़ा धोखा दिया। इन डिस्टिलरी का इस्तेमाल स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी के तौर पर किया गया ताकि अपराध से कमाए गए पैसों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। इस दौरान राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग किया गया इन नेताओं की तरफ से, जिनके नाम हमने आपको बताए। इन डिस्टिलरी को असामान्य रूप से अधिक बिजनेस वॉल्यूम दिया गया। ईडी का अनुमान है कि इस घोटाले से राज्य सरकार को करीब 3500 से 4000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। जांच में यह भी आरोप लगा है कि कुछ खास ब्रांड को पैक के बदले विशेष और अनियमित तरीके से बाजार में जगह दे दी गई। इस स्कीम के तहत बेसिक कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया ताकि समान दिखने वाले एक ब्रांड बाजार में उतारे जा सके। इससे इन ब्रांड को बनाने वाली डिस्टिलरी को अतिरिक्त मुनाफा हुआ, जिससे इस्तेमाल कार्टेल की गैरकानूनी पैसों की मांगों को पूरा करने के लिए किया गया था। अवैध कमाई का एक और जरिया शराब के ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट में हेरफेर था। ईडी ने कहा कि एपीएसबीएलसी द्वारा जारी किए गए एक टेंडर के जरिए सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशंस को ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसकी दरें पहले के डिपो आधारित ट्रांसपोर्टेशन खर्चे से काफी अधिक थी। खरीद और सप्लाई सिस्टम में बदलाव के जरिए शराब सिंडिकेट हर महीने लगभग 100 करोड़ रुपए का अवैध राजस्व कमा रहा था। यह भी पता चला कि हैदराबाद में कई जगहों पर नगद किकबैक इकट्ठा किए जाते थे। इन्हें तय कैश हैंडलों के जरिए सिंडिकेट के सदस्यों के बीच बांटा जाता था। अब तक की जांच में करीब 1048 करोड़ 45 लाख रुपए के रिश्वत के मनी ट्रेल का पता लगाया जा चुका है। ईडी का कहना है कि कई डिस्टिलरी को यह रकम नगद या सोना के रूप में देने के लिए मजबूर किया गया, यानी इतना बड़ा धोखा, इसका खुलासा ईडी ने किया। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे नेता अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और कैसे 14,000 परिवारों की उम्मीदों पर पानी फिरा। फिलहाल कई कांग्रेस के नेता या वाईएसआर कांग्रेस नेता इस वक्त रो रहे हैं
क्योंकि हरियाणा में भी पिछले दिनों कांग्रेस नेता के घर छापा पड़ा था, तो वो ऐसे ही फूट फूट कर रोए थे जैसा भी आंध्र प्रदेश में नेता रो रहे हैं। लेकिन इनके आंसुओं पर मत जाइएगा, क्योंकि ईडी ने जो काला चिट्ठा खोला है वो इनके आंसुओं को झूठा साबित करता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।